जैसे कहते हैं कि सालों पहले डायनासोर्स का अंत एक उल्कापिंड की वजह से हुआ, वैसे ही मानते हैं कि इंसानियत का अंत भी एक वैसे ही बड़े से उल्कापिंड की वजह से होगा। आज की एक्सप्लेनेशन में हम यही देखेंगे कि इंसान खुद को इस अनहोनी से कैसे बचाएगा। मूवी की शुरुआत में हम दो एस्ट्रोनॉमर्स लियो और सैरा को देखते हैं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने सर के साथ होते हैं जो उनसे सारे तारों का नाम पूछ रहे होते हैं। तभी वो एक ऐसे तारे का नाम पूछते हैं जिसका नाम लियो और सैरा नहीं बता पाते, और लियो कहता है कि ये एक नया तारा है। उनके सर उसे देखकर कहते हैं कि शायद कोई सैटेलाइट होगी, और लियो से उसकी फोटो लेके डॉक्टर मार्कस के स्टेशन को भेजने के लिए बोल देते हैं। फिर हमें डॉक्टर मार्कस को दिखाया जाता है जो अपने स्पेस स्टेशन में होते हैं। वो उनको भेजे गए पोस्ट देख रहे होते हैं। तभी उन्हें लियो का लेटर दिखता है जिसमें एक अननोन स्टार पर क्वेश्चन मार्क होता है। डॉक्टर मार्कस उसको देखकर उस स्टार की खोज करने लगते हैं और देखते हैं कि वो एक बड़ा सा एस्टेरॉयड है और आने वाले समय में वो पृथ्वी से टकरा जाएगा। वो उसको देखकर बहुत घबरा जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी उसकी फाइल में अपना और लियो का सरनेम वुल्फ और बीडरमैन लिखते हैं और वहां से अथॉरिटीज को बताने के लिए चले जाते हैं। वो अपनी कार में बैठे बैठे अथॉरिटीज को कॉल करते हैं, मगर उनका कॉल कोई नहीं उठाता। फिर सामने से एक ट्रक आता है और उससे डॉक्टर मार्कस का एक्सीडेंट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बात को 1 साल बीत चुका है और अब हमें एक रिपोर्टर्स के ऑफिस को दिखाया जाता है जहां एक खबर आती है कि सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी एलन ने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है क्योंकि उनकी बीवी बीमार है। वहां पर सारे बैठे हुए लोग उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है। उनकी बीवी के बीमार होने पर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, ये एक साफ साफ झूठा बहाना है। वहां पर एक रिपोर्टर जेनी बताती है कि वो उनकी सेक्रेटरी को जानती है और फिर वहां के हेड उसे इस मामले में और जानकारी जानने के लिए भेज देते हैं। जेनी पहले अपनी माँ से मिलने जाती है और उसकी माँ बताती है कि उसके डिवोर्स्ड पिता ने एक नई और जवान क्लोई नाम की एक लड़की से शादी कर ली है और वो दोनों मिलकर जेनी के पिता की बुराई करती है। जेनी अपनी माँ से अपने पिता के बारे में भूलने को कहती है और वहां से चली जाती है। जेनी फिर ट्रेजरी मिनिस्टर एलन की सेक्रेटरी से मिलती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि उन्होंने रिजाइन क्यों करा है। सेक्रेटरी उसे बताती है कि शायद वो अपनी बीवी से किसी एली नाम की एक लड़की के साथ चीट कर रहे थे। वो उसके बारे में फोन पर बात करते थे। वो जेनी को ये भी बताती है कि एलन प्रेसिडेंट से भी डायरेक्ट लाइन से बात करता है। फिर जेनी एलन से मिलने जाती है और उसे वहां पर उनकी बेटी मिलती है। वो देखती है कि वो लोग बहुत सारा खाना पैक कर रहे होते हैं और कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जेनी एलन से उसके रेजिग्नेशन के बारे में पूछती है और उसे एली के बारे में और उनकी प्रेसिडेंट से बात करने के बारे में भी बताती है। एलन उससे कहते हैं, तो क्या अगर तुम इसकी खबर छापना चाहते हो तो ये खबर आज तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आएगी और इस खबर से किसी का फायदा नहीं होगा। ये कह के वो अपनी बेटी के साथ चला जाता है। जेनी जब वहां से अपनी कार में वापस जा रही होती है तभी FBI एजेंट्स की कार उससे टकराती है। वो लोग जेनी को बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो जहां पर जेनी को ले जाते हैं वहां पर उससे प्रेसिडेंट मिलने आते हैं। प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो खबर है उसे छापना मत, बदले में 2 दिन बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तुम्हें सेकंड सीट मिल जाएगी, जो तुम्हारे रिपोर्टर के करियर के लिए काफी अच्छी बात होगी। और फिर प्रेसिडेंट जेनी से पूछते हैं कि तुम्हें एली के बारे में क्या पता है। तो जेनी उन्हें सब बताने लगती है और प्रेसिडेंट उसे रोक देते हैं और वो जेनी को बोलते हैं कि ये डील मानने में ही तुम्हारी भलाई होगी। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अरेस्ट नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। और ये कह के प्रेसिडेंट वहां से चले जाते हैं। जेनी प्रेसिडेंट की बात समझ जाती है। जब जेनी अपने घर पहुंचती है तब वो एली के बारे में सर्च करने लगती है। तब उसे पता लगता है कि प्रेसिडेंट और एलन लड़की एली के बारे में नहीं बल्कि ELE, जिसका मतलब है एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट, जिसकी वजह से लास्ट टाइम डायनासोर्स का अंत हुआ था और अब वैसा ही कुछ दोबारा होने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं जेनी अपने पिता से मिलने जाती है। उसके पापा उससे कहते हैं तुम्हें मेरी शादी में आना चाहिए था और उससे बातें करने लगते हैं। जेनी के पिता की दूसरी वाइफ उससे कहती है कि मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो पर तुम्हें मुझे अपनाना होगा। और उनकी ये बात सुनकर जेनी जोर से हंसने लगती है और अपने पिता को कहती है कि आपको इसके साथ नहीं बल्कि मॉम के साथ होना चाहिए, वो अकेली पड़ गई है। और वो ये कह के वहां से चली जाती है। जब 2 दिन बाद जेनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है वहां पर प्रेसिडेंट आकर स्पीच देने लगते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कॉमेट्स और छोटे मोटे एस्ट्रॉइड्स का गिरना बहुत आम बात है,
मगर लाखों सालों पहले डायनासोर्स का अंत जिस एस्टेरॉयड से हुआ था, एक वैसा ही एस्टेरॉयड दोबारा से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसका साइज माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है और ये 500 मिलियन टन से भी ज्यादा भारी है। अगर ये हमारी पृथ्वी से टकरा गया तो यहाँ की सारी प्रजातियां खत्म हो जाएंगी। वो बताते हैं कि रशिया और अमेरिका इस खबर के पता लगने के बाद से ही 8 महीने पहले से एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। अब 2 महीने बाद वहां एक टीम जाएगी जो इस कॉमेट को नष्ट करने की कोशिश करेगी। फिर वो बताते हैं कि इस कॉमेट को सबसे पहले डॉक्टर मार्कस वुल्फ और लियो बियर्डमैन ने देखा था, लेकिन उन दोनों की एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। असल में एक्सीडेंट में जो डॉक्टर मार्कस के साथ ट्रक ड्राइवर मरा था, प्रेसिडेंट की टीम ने उसे लियो मान लिया। मगर किस्मत से उन्हें वहां पर एक डिस्क मिल जाती है जिसमें ये सब दिखाया होता है। वो बताते हैं ये कॉमेट पृथ्वी से अभी इसीलिए नहीं टकरा रहा है क्योंकि ये हमारी पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काट रहा है, और जब ये हमारी पृथ्वी के एंगल पर आएगा, ये पृथ्वी से टकरा के चारों तरफ विनाश कर देगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लियो भी इस न्यूज को देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि 1 साल पहले जो तारा देखा था वो तारा नहीं बल्कि कॉमेट था। लियो का नाम न्यूज में आने के बाद लियो के घर के बाहर बहुत से लोग आते हैं और सबको पता चलता है कि लियो जिंदा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लियो फेमस हो जाता है, लेकिन वो इस श्रेय खुद को ना देके डॉक्टर मार्कस को देता है और कहता है कि मैंने तो बस उस कॉमेट को सबसे पहले देखा था, लेकिन उसका सच डॉक्टर मार्कस नहीं निकाला। फिर हमें दिखाते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट्स की स्पेशल टीम रॉकेट के जरिए उस कॉमेट पर भेजी जाती है। वो लोग अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से उस एस्टेरॉयड के ऊपर जाती है। वो उस एस्टेरॉयड के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब इम्प्लांट करने के लिए गड्ढा करते हैं। उन्हें इस गड्ढे को जल्दी करना होगा क्योंकि वो एस्टेरॉयड की छाया वाली साइड पर थे जहां धूप नहीं आती। लेकिन जब एस्टेरॉयड की वो वाली साइड सूरज की तरफ होगी तो एस्टेरॉयड का टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाएगा। उनकी टीम गड्ढा कर ही रही होती है, तभी उनकी ड्रिल एस्टेरॉयड के अंदर ही फंस जाती है और उन्हें उसकी वजह से बहुत टाइम लगता है। तब तक एस्टेरॉयड की सन वाली साइड उन तक पहुंच जाती है और सूरज की किरणें उस पर लगते ही वहां पर गैसेस का भंडार फटने लगता है, जिससे उन लोगों को वहां से भागना पड़ता है। तभी उनके एक टीम मेंबर का चेहरा सूरज की तरफ हो जाता है और तेज रोशनी की वजह वो अंधा हो जाता है। जब बाकी के टीम मेंबर्स ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक के नीचे ही गैस फट जाती है और वो हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता है। वो लोग उसे बचा नहीं पाते क्योंकि उनके फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का फ्यूल बहुत कम हो चुका है। फिर जब बाकी की टीम फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं और वो वहां से जल्दी भाग जाते हैं, वो लोग अपने रॉकेट में एस्टेरॉयड से थोड़ा दूर आकर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ते हैं और उसके धमाके से उनका पूरा रॉकेट हिल जाता है। पर जब वो कॉमेट को देखते हैं तो वो छोटे टुकड़ों में टूटने के बजाय अब 2 हिस्सों में बट गया है क्योंकि गड्ढा ढंग से नहीं खुद पाया था। फिर जब ये न्यूज़ प्रेसिडेंट तक पहुंचाई जाती है तो इसे सुनकर प्रेसिडेंट को बहुत दुख होता है और वो मीडिया के सामने आकर सारी बातें जनता को बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि अब उस कॉमेट के 2 हिस्से हो चुके हैं। उसका छोटा वाला हिस्सा पृथ्वी से पहले टकराएगा और वो समुद्र में जाकर गिरेगा। उसके गिरने से बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची सुनामी पैदा होंगी। मगर अभी भी हमारे पास एक उम्मीद है, जो कि है टाइटन मिसाइल्स। हम इन मिसाइल्स को कॉमेट्स के ऊपर लॉन्च करेंगे और इससे शायद ये कॉमेट हमारी पृथ्वी से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पर अगर ये कॉमेट धरती से टकरा गया तो उस केस में भी हम 10 लाख लोगों की जान बचा सकते हैं, क्योंकि जब से हमें इस कॉमेट के बारे में पता चला है, हमने तभी देन मिसौरी के सॉफ्ट लाइमस्टोन में बहुत गहरी केव्स बना रहे हैं। हमने उनमें से डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स के लिए 2 लाख लोगों को चूज कर लिया है और बाकी के 8 लाख लोगों को हम लॉटरी सिस्टम से चूज करेंगे। फिर ये खबर पूरी न्यूज पे छा जाती है और फिर हम देखते हैं कि जेनी टीवी पर इस लॉटरी सिस्टम के बारे में समझाती है और बताती है कि 50 साल से ऊपर के लोगों को नहीं चुना जाएगा। ये बात सुनकर सब लोगों को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद ताकि कोई भीड़ और दंगे ना हो, उसके लिए प्रेसिडेंट मिलिट्री कर्फ्यू भी लगा देते हैं। फिर हम देखते हैं लियो की फैमिली को कॉल आता है कि उसकी फैमिली लॉटरी में पहले से सिलेक्टेड है, क्योंकि इस कॉमेट का पता उसकी वजह से चला। पर यहाँ पर सारा की फैमिली भी बैठी होती है, पर उनको सिलेक्ट नहीं करा जाता। इस बात का पता चलने के बाद लियो सारा के पास जाता है और उसे रिंग दिखाकर कहता है कि मुझसे शादी कर लो, फिर तुम भी मेरी फैमिली में आ जाओगी और मेरे साथ चल पाओगी। सारा अपने परिवार के बिना नहीं जाना चाहती, तो लियो उससे कहता है मैं तुम्हारे परिवार को भी साथ ले चलूंगा, मैंने व्हाइट हाउस में रिक्वेस्ट डाली है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, यहाँ पर लॉटरी वाले लोगों को सिलेक्ट करने के लिए एक ट्रक आता है, पर उसमें सारा का नाम आ जाता है, लेकिन उसकी फैमिली का नाम रिक्वेस्ट डालने के बाद भी नहीं आता, जबकि लियो से कहा जाता है कि उनका नाम आ जाएगा। इस वजह से सारा जाने से मना कर देती है। लियो और उसकी फैमिली उसे बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं मानती और रुक जाती है।
फिर हमें दिखाते हैं कि पूरे देश में कर्फ्यू के बाद भी अफरा तफरी, लूटपाट और दंगे हो रहे हैं, क्योंकि लोग मान चुके हैं कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि जेनी की मॉम सुसाइड कर लेती है ताकि जेनी उनके लिए ना रुके और केव्स में चली जाए, क्योंकि उसका नाम भी लॉटरी में था। हमें उन केव्स को दिखाते हैं जहां पर सारे लोगों को 2 साल तक रहना पड़ेगा जिससे वो बच पाएं। हम लियो को देखते हैं जो केव्स में नहीं जाता और अपनी फैमिली से बोलता है कि मैं सैरा को लेने जा रहा हूं, और वो वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाइटन मिसाइल्स जिन्हें कॉमेट की तरफ भेजा था वो फेल हो चुके हैं। प्रेसिडेंट लाइव आकर आखिरी स्पीच देते हैं। वो कहते हैं पहला कॉमेट 12 घंटों में टकरा जाएगा और उससे 1100 से 3500 फीट तक ऊंची सुनामी आएगी, और जब दूसरा बड़ा वाला कॉमेट उसके 3 घंटे बाद कहीं पे कनाडा के पश्चिमी दिशा में टकराएगा तो उस इम्पैक्ट से सारे जानवर, इंसान और पौधे सब खत्म हो जाएंगे और केवल कुछ गिनी चुनी स्पीशीज ही बचेंगी। प्रेसिडेंट बहुत दुख के साथ सभी लोगों के लिए आखिरी बार प्रार्थना करते हैं। फिर हमें अंतरिक्ष में स्पेशल टीम के रॉकेट को दिखाया जाता है। उन लोगों के पास अभी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स बची थी, लेकिन अगर वो दोबारा कॉमेट के पास गए तो उनके रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो मर जाएंगे। पर वो लोग दुनिया के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और वो बड़े वाले कॉमेट की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो सारा को ढूंढने उसके घर आता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वो उसे ढूंढने के लिए अपनी बाइक पे चला जाता है। हमें दिखाते हैं कि चारों तरफ भीड़ और ट्रैफिक है, क्योंकि लोग इस आस में हैं कि वो कहीं जाकर बच जाएं। हम देखते हैं लियो को सारा मिल जाती है और इस बार सारा के पेरेंट्स और लियो उसे जाने के लिए मना लेते हैं और वो अपने छोटे भाई को लेकर लियो के साथ चली जाती है। हम जेनी को देखते हैं जिसको केव्स में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर आता है, पर वो हेलीकॉप्टर में अपनी दोस्त और उसके छोटे भाई को भेज देती है। फिर जेनी ईच के किनारे अपने पिता से मिलने जाती है, जिनको उनकी दूसरी बीवी छोड़ के जा चुकी है। वो दोनों बात करते हैं और जेनी अपने पिता को आखिर में माफ कर देती है और उनके गले लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि छोटा कॉमेट अटलांटिक महासागर में आके टकराता है और वहां बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे बहुत ऊंची ऊंची लहरें पनपती हैं, और जेनी जो बीच के किनारे होती है वो अपने पिता के साथ इन लहरों में समा जाती है। हमें दिखाया जाता है कि इन लहरों से पूरा देश तबाह हो जाता है और सैरा की फैमिली भी मर जाती है, मगर लियो और सैरा उसके छोटे भाई को लेकर एक बहुत ऊंची पहाड़ी पर और भी बहुत लोगों के साथ चढ़ जाते हैं। फिर हमें अंतरिक्ष में दोबारा से एस्ट्रोनॉट्स की टीम को दिखाया जाता है जो अपने परिवार से आखिरी बार बात करते हैं और फिर अपने रॉकेट को बड़े वाले कॉमेट के अंदर क्रैश करा देते हैं, जिससे उनकी न्यूक्लियर मिसाइल्स फट जाती हैं और कॉमेट पूरी तरह से छोटे टुकड़ों में बट जाता है। उस कॉमेट के छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने की वजह से अब जितने भी छोटे कॉमेट्स बने होते हैं वो धरती का कुछ और नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में इतनी शक्ति होती है कि वो इन छोटे कॉमेट्स के टकराने से पहले ही इन्हें आसमान में राख कर देती है। लियो और सैरा पहाड़ पे खड़े होके उस आतिशबाजी को देखते हैं और सब लोग अपने बच जाने का जश्न मनाते हैं। अगर वो कॉमेट धरती से टकरा जाता तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाती और सारे जानवर और जीव जंतु खत्म हो जाते। सिर्फ वही लोग बचते जो सॉफ्ट लाइमस्टोन केव्स में रहते, और उन्हें वहां पर पूरे 2 साल तक रहना पड़ता जब तक बाहर आना सेफ नहीं होता। लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स की इतनी बड़ी कुर्बानी की वजह से अब पृथ्वी पर जीवन एकदम सुरक्षित था। उन एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी पृथ्वी को बचा लिया। थोड़े टाइम बाद जो पूरा पानी समुंदर से शहरों ने आया था वो वापस चला जाता है। फिर हमें प्रेसिडेंट को स्पीच देते हुए दिखाते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन महान एस्ट्रोनॉट जिन्होंने हम लोगों की जान बचाई, हम उन्हें कभी नहीं भूलेंगे और उनकी कथाएं अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। भले ही वो छोटा वाला कॉमेट हमारी पृथ्वी से टकरा गया और उसने हमारे पूरे देश को तबाह और जलाशय कर दिया और लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर हम फिर भी अपने देश को दोबारा से महान बनाएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। हम दोबारा से अपनी आबादी बढ़ाएंगे और अपने हौसले से सब कुछ ठीक कर देंगे। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है।